अमेरिका में रक्षा विभाग और सैन्य नीति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि फ्रंटलाइन पर महिला सैनिकों के हताहत होने के मामले में अचानक तेज बढ़ोतरी देखी गई है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान के साथ जारी भीषण सैन्य संघर्ष में महिला अमेरिकी सैनिकों की मौत और घायल होने की दर में अप्रत्याशित उछाल देखने को मिला है। सीधे तौर पर पेंटागन के भीतर नई बहस शुरू हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के अंत में ही संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई, जिनमें 3 महिला सैनिक शामिल हैं। इस युद्ध में कुल हताहतों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 23% तक पहुंच गई है, जबकि घायलों में यह आंकड़ा 12% दर्ज किया गया है। यह आंकड़ा पिछले इराक और अफगानिस्तान युद्ध की तुलना में कई गुना अधिक बताया जा रहा है, जहां महिला हताहतों की संख्या लगभग 2% के आसपास रहती थी। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि अमेरिकी सेना द्वारा लगभग 1 दशक पहले महिलाओं के लिए सभी फ्रंटलाइन और कॉम्बैट पर पद खोल दिए गए थे, जिसके बाद अब महिला सैनिक सीधे युद्ध मोर्चे पर तैनात हो रही हैं। इस संघर्ष में कई महिला सैनिकों की मौत अलग अलग घटनाओं में हुई, जिनमें टेक्निकल सर्जेंट एशले प्रूइट की मौत KC-135 विमानों की मिड एयर टक्कर के दौरान हुई, जबकि मास्टर सार्जेंट निकोल अमोर ईरानी ड्रोन हमले में मारी गईं। वहीं मेजर एरियाना सेविनो भी इस संघर्ष में बलिदानी हो गई। मेमोरियल डे पर परिवारों ने भावुक होकर कहा कि कई बच्चे अब अपनी मां के बिना बड़े होंगे। ये मामला अब अमेरिकी सैन्य रणनीति और महिला सैनिकों की तैनाती पर गंभीर सवाल खड़े करने लगी है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच में ईरान के आधिकारिक मीडिया रुख ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढ़ा दी है और शांति वार्ता की संभावनाओं को और अधिक जटिल। ईरान के सर्वोच्च नेता से जुड़े माने जाने वाले अखबार केहान ने अपने फ्रंट पेज पर बेहद आक्रामक और सख्त संदेश प्रकाशित किया। साफ कहा गया है कि क्षेत्र में जारी सैन्य संघर्ष को रोकने के लिए कोई भी समझौता केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर की सभी शर्तों का पूर्ण सम्मान किया जाए। अखबार की मुख्य हेडलाइन में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, कोई भी समझौता तभी मंजूर होगा जब सुप्रीम लीडर की रेड लाइंस का पूरा सम्मान किया जाए। इस बयान को ईरान की आधिकारिक रणनीतिक सोच के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अखबार ने अपने संपादकीय में ईरान सेना के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की और दावा किया है कि युद्ध के दौरान ईरान की सैन्य रणनीति इतनी प्रभावी रही है, इसे दुनिया भर के सैन्य और रणनीतिक अध्ययन केंद्रों में एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही अखबार ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने की बात दोहराई, साफ किया कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की रियायत स्वीकार नहीं की जाएगी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ईरान ने अमेरिका से युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई यानी मुआवजे की मांग भी रखी है। साथ ही यह शर्त भी दोहराई गई है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से अपने सभी सैन्य बलों को पूरी तरीके से हटाना होगा। क्षेत्र में जारी सभी सैन्य कार्रवाइयों को तुरंत रोकना होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह के सख्त और सार्वजनिक बयानबाजी ये संकेत देती है कि ईरान बातचीत के बजाय दबाव की नीति को अपनाने के मूड में दिखाई दे रहा है। इससे कूटनीतिक समाधान की राह और अधिक कठिन हो सकती है। कायान अखबार का ये जो फ्रंट पेज है वो क्या कह रहा है वही हमने आपको बताया इस खबर में, क्योंकि ईरान ने प्रतिक्रिया दी है कि सुप्रीम लीडर की शर्तें अनिवार्य हमारे लिए हैं। परमाणु कार्यक्रम पर किसी रियायत से हमने इनकार कर दिया है। मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ने के संकेत इसीलिए मिल रहे हैं। मिडिल ईस्ट से एक और बड़ी खबर आई है, वो भी जान लीजिए। सवाल है कि क्या 3 महीने से जारी तनाव अब खत्म होने जा रहा है? क्या दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री चेक पॉइंट माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा? और क्या ट्रंप ने युद्ध खत्म होने का सबसे बड़ा संकेत दे दिया है?
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि ट्रंप के मुताबिक ईरान और कई देशों के बीच में एक बड़ा समझौता लगभग फाइनलाइज यानी तय हो गया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही पूरी दुनिया के सामने इसका ऐलान किया जा सकता है। ट्रंप ने बताया उन्होंने सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं से लंबी बातचीत की है। यानी ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच का मसला नहीं है, बातचीत नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट को स्थिर करने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। दुनिया का 20 से 25% का तेल और गैस इसी रास्ते से जाता है, इसलिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डामाडोल है। अगर ये बंद होता है या बंद जैसा भी है और ये कंटिन्यू रहता है तो तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब युद्ध खत्म होने जा रहा है? फिलहाल इसके संकेत मिल रहे हैं। ईरान ने भी कह दिया है कि अमेरिका के साथ संघर्ष खत्म करने के लिए एक समझौते की दिशा में हम काम कर रहे हैं। ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बातचीत की है। हालांकि अभी कई बड़े सवाल और उनके जवाब आने बाकी हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर आगे क्या होगा? इजराइल इस डील से कितना संतुष्ट होगा या संतुष्ट है? और क्या दोनों पक्ष वास्तव में सैन्य कार्रवाई रोकेंगे? फिलहाल इतना साफ है कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को कम करने के लिए पर्दे के पीछे तेज कूटनीतिक कोशिशें चल रही हैं। अगर ये डील सफल होती है तो न सिर्फ युद्ध टल सकता है बल्कि पूरी दुनिया को महंगे तेल और बड़े आर्थिक संकट से भी राहत मिल सकती है। तो मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत के बाद नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजरायल और अमेरिका की नीति अब पूरी तरह एक जैसी है और दोनों देश किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मिडिल ईस्ट में पिछले कई महीनों से तनाव चरम पर है। एक तरफ ईरान और पश्चिमी देशों के बीच संभावित समझौते के बाद दूसरी तरफ इजरायल लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहा है। ऐसे माहौल में नेतन्याहू का ये बयान इस बात का संकेत माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और इजरायल ईरान पर और ज़्यादा दबाव बना सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी और ट्रंप की बातचीत में दो बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। पहला मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर संभावित समझौता और दूसरा ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होने वाली आगामी वार्ता। नेतन्याहू ने कहा है कि दोनों नेताओं की राय पूरी तरह स्पष्ट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। इजरायली प्रधानमंत्री ने यानी बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी बताया कि हाल के अभियानों में अमेरिका और इजरायल सेनाओं ने मिलकर काम किया। उन्होंने शागात, हाआरी और एपिक फ्यूरी जैसे ऑपरेशनों का जिक्र किया और जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों ने ईरानी खतरे के खिलाफ साझा रणनीति के तहत कार्रवाई की है। यह बयान इस बात का संकेत माना जा रहा है और इस बयान के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल के बीच सैन्य सहयोग पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। नेतन्याहू ने साफ कहा कि ईरान के साथ कोई भी अंतिम समझौता तभी स्वीकार होगा जब उसका परमाणु खतरा पूरी तरीके से खत्म किया जाए। इसके लिए उन्होंने दो बड़ी शर्तें गिनाई। पहली, ईरान के परमाणु संवर्धन केंद्रों को पूरी तरीके से नष्ट किया। दूसरा, संवर्धित परमाणु सामग्री को ईरान की सीमा से बाहर किया जाए। यानी इजरायल केवल कूटनीतिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होगा बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई चाहता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच में नेतन्याहू का ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में अमेरिका की ओर से ईरान के साथ समझौते के संकेत दिए गए थे। ऐसे में इजरायल ये सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी डील में उसकी सुरक्षा चिंताओं को इग्नोर यानी नजरअंदाज ना किया जाए। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि ट्रंप ने लेबनान समेत सभी मोर्चों पर इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन दोहराया है
देखिए, ट्रंप नेतन्याहू ने ईरान पर किस प्रकार की सख्ती दिखाई है और ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो इजराइल के लिए कितना बड़ा खतरा है और इस खतरे को कितनी गंभीरता के साथ बेंजामिन नेतन्याहू ले रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को समेटती ये महत्वपूर्ण खबर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में आई तल्खी के बीच अब पाकिस्तान का एक और बड़ा झूठ दुनिया के सामने बेनकाब होता दिख रहा है। पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह आरोप लगा रहा है कि भारत सिंधु जल समझौते को हथियार बनाकर उनके पानी सप्लाई को रोकना चाहता है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की वेबसाइट है यूरेशिया रिव्यू, इनकी एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट ने पाकिस्तान के दावों की पोल खोल दी है। साफ कहा है कि पाकिस्तान अपने जल संकट के लिए खुद जिम्मेदार है और भारत पर आरोप लगाकर अपनी दशकों पुरानी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया था कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। इसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को प्रभावी रूप से ठंडे बस्ते में डालने का फैसला किया। हालांकि इसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को पूरी तरीके से नहीं रोका। सिंधु जल समझौते के तहत रावी, ब्यास और सतलुज जैसी नदियों के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है, लेकिन पर्याप्त स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण इन नदियों का करीब 5 से 6% पानी अब भी पाकिस्तान तक पहुंच रहा है। यानी भारत आज भी अपने हिस्से का कुछ पानी पाकिस्तान को जाने दे रहा है। बावजूद पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को पीड़ित दिखा रहा है। पाकिस्तान लगातार ये नैरेटिव गढ़ रहा है कि भारत पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर ने तो यहाँ तक धमकी दी कि अगर भारत ने बांधों के जरिए पानी रोका तो पाकिस्तान सैन्य जवाब देगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इन दावों और धमकियों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। यूरेशिया रिव्यू की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान भेड़िया आया वाली रणनीति पर चल रहा है, यानी हर बार वैश्विक मंचों पर शोर मचाता है, सहानुभूतियां बटोरने की कोशिश करता है, जबकि असल समस्या उसके अपने प्रशासनिक फेलियर्स हैं। असल में पाकिस्तान का जल संकट कोई नया संकट नहीं है। दुनिया की कई जल एजेंसीज और विशेषज्ञों ने करीब 1 दशक पहले ही चेता दिया था, मतलब चेतावनी दे दी थी कि अगर पाकिस्तान ने जल प्रबंधन सुधारने के लिए कदम नहीं उठाए तो 2025 तक हालात बेहद गंभीर हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने ना तो नए बांध बनाए और ना ही आधुनिक जल संरक्षण के लिए तकनीक पर काम किया। आज पाकिस्तान की हालत ये है कि उसके पास सिर्फ 30 दिनों की वाटर स्टोरेज क्षमता बची है। कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले करीब 66% पानी की बर्बादी पुराने सिंचाई तरीकों की वजह से हो रही है। नहरों में लीकेज और खराब रखरखाव के कारण करीब 25% पानी रास्ते में बर्बाद हो जाता है। पाकिस्तान के मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व प्रमुख हैं कमर उज जमा, इन्होंने भी माना है कि ये संकट प्राकृतिक तौर पर कम और प्रशासनिक तौर पर ज़्यादा है, मतलब पाकिस्तान की बहुत बड़ी विफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है खुद पाकिस्तान में भी।